हेलो दोस्तों, हमारा आज का लेक्चर जो होगा वो है राजस्थान में 1857 की क्रांति। और इसमें हम चर्चा करेंगे क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, विभिन्न मत किसने क्या मत दिया है, क्रांति के कारण क्या हैं और क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, पहला पॉइंट क्या था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल या हम कहें भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दूसरा पॉइंट देखें हम, 1857 की क्रांति की निर्धारित जो तिथि थी वो 31 मई 1857 थी। क्या थी? 31 मई 1857। आगे हम चलें तो 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। यानी कि इसमें पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इसमें था बहादुर शाह जफर। आगे हम बात करें कि क्रांति के जो प्रतीक चिन्ह थे वो नगरीय यानी कि शहरों में तो था कमल का फूल और ग्रामीण क्षेत्र में था रोटी। ठीक है दोस्तों। आगे 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे था। याद रहेगा, प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे था, जिसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं में महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें क्राउन का भारत में व्यक्तिगत प्रतिनिधि का नया पद सृजित किया गया था। तो विक्टोरिया ने कब किया था घोषणा पत्र जारी? 1 नवंबर 1858 को, और उसमें नया पद सृजित किया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? और वायसराय भी हम कह सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग बने। विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद के दरबार में पढ़ा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमें याद होने चाहिए, जो 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। आगे देखिए तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि विभिन्न मत क्या थे। 1857 का जो विद्रोह था उसके बारे में विभिन्न मत किसने क्या दिया। तो सबसे पहले हम बात करें रामविलास शर्मा। इन्होंने कहा कि जो 1857 का विद्रोह है उसने इसको नाम दिया स्वतंत्रता संग्राम। क्या नाम दिया? कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। फिर इन्होंने कहा कि यह एक जनक्रांति थी। रामविलास शर्मा ने कहा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, यह एक जनक्रांति थी। डिजरायली, बेंजामिन डिजरेली, इन्होंने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह। वीडी सावरकर, इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें कहा कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। यानी कि 1857 का जो विद्रोह है उसको वीडी सावरकर ने क्या नाम दिया था? उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। और ये पूछ लिया जाए कि कहाँ से लिया, किस में लिखा, तो इसका नाम है, पुस्तक का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद में हम बात करें S.N. सेन, इन्होंने कहा यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। आगे दोस्तों और मत थे, किसने क्या कहा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे किसने क्या मत दिया। तो आगे देखिए मतों में सर जॉन लॉरेंस, के मेल्सन, ट्रेविलियन शीले। 1857 की क्रांति एक सिपाही विद्रोह था। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि 1857 की जो क्रांति है वो एक सिपाही विद्रोह था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह विद्रोह मुख्यतः सामंतशाही विद्रोह था। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह विद्रोह मुख्यतः सामंतशाही विद्रोह था। अब आगे हम बात करें कि क्रांति के कारण क्या थे, तो कारणों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के कारण, तो इसमें कौन कौन से कारण थे? 5 कारण हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं पढ़ देता हूँ। सहायक संधि प्रणाली लागू करना, फिर लॉर्ड डलहौजी
कि राज्य हड़प नीति या इसे हम कह सकते हैं गोद निषेध नीति, ये भी क्रांति का कारण था। आर्थिक कारण, ये भी क्रांति के कारण थे। सामाजिक एवं आर्थिक कारण, ये भी इस क्रांति के कारण थे। फिर हम बात करेंगे तात्कालिक कारण। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर इसी वीडियो में कि सहायक संधि प्रणाली लागू करना, इस ये क्या था, गोद निषेध नीति क्या थी, आर्थिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे और तात्कालीन कारण क्या थे क्रांति की। तो देखिए इन सब के बारे में हम चर्चा करें तो आगे हम पहुँचते हैं। तो क्रांति का पहला कारण हम बात करें यहाँ पर सहायक संधि प्रणाली लागू करना। ठीक है, कौन सी संधि? सहायक संधि प्रणाली लागू करना। यह संधि लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। इस संधि में क्या कहा गया? इस संधि में देशी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति का उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर था। यानी कि इस संधि में देशी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा व विदेश नीति का उत्तरदायित्व किस पर था? अंग्रेजों पर। जिसका खर्च कौन वसूल करेगा, कौन देगा, उसको उठाना किसको पड़ेगा? तो जिसका खर्च संबंधित राज्य को उठाना पड़ता था। यानी कि उत्तरदायित्व तो अंग्रेजों पर था, लेकिन उसका खर्चा कौन उठाएगा? संबंधित राज्य को उठाना पड़ेगा। तो ये इस क्रांति का कारण था, जिसको कहा गया सहायक संधि प्रणाली लागू करना। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। दूसरा कारण क्या था उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा कारण था क्रांति का लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद निषेध नीति। ये क्या होती है, क्या इसके बारे में है? देखिए, इस नीति में राजा की मौत हो जाने पर, यदि राजा की मौत हो जाती है तो यदि राजा के पुत्र नहीं हैं, यानी कि राजा की मौत हो गई और राजा के पुत्र नहीं हैं, तो दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं होगा। यानी कि क्या? दत्तक पुत्र को गोद नहीं लिया जा सकता और उसकी जो रियासत है वो अंग्रेजों के अधिकार में चली जाएगी या उसको अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेंगे उस रियासत को। तो ये भी क्या था? एक मुख्य कारण था किसका? 1857 की क्रांति का। आगे कौन सा कारण था उसके बारे में चर्चा करें। तो दोस्तों अगला कारण था आर्थिक कारण। कौन सा था? आर्थिक कारण। इसमें क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 वर्षों में शासनकाल ने भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न कर दिया था। यानी कि अस्त व्यस्त हो चुका था 100 वर्षों के शासनकाल के कारण। अत्यधिक भूमि कर लगाने तथा ताल्लुकदारों को जो जागीरें जब्त हो जाने से संतोष बढ़ गया था। यानी कि 100 वर्षों का ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 100 वर्षों तक वो राज कर चुकी थी। तो उसके कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसका ढांचा पूर्ण रूप से क्या हो गया था? छिन्न भिन्न हो गया था। भूमि कर लगाए गए बहुत ज़्यादा, ताल्लुकदारों की जागीरें थी वो जब्त कर ली जाती थी, जिससे असंतोष बढ़ गया था। ठीक है, दूसरा क्या था? कंपनी की आर्थिक नीतियों ने भारत के उद्योग धंधों व हस्तशिल्प को क्या कर दिया था? प्राय खत्म कर दिया था। तो ये आर्थिक कारण था जिसके कारण क्रांति का होना शुरू हुआ, या हम कहें कि क्रांति का मुख्य कारण भी एक ये था, आर्थिक कारण। आगे कौन सा कारण था? आगे कारण था सामाजिक एवं आर्थिक कारण। सामाजिक हम कह सकते हैं, आर्थिक पहले था। इसमें क्या था? जातीय रंग भेद या उच्चता की भावना, यानी कि छोटे बड़े की इसमें भावना रखी जाती थी। निम्न कोटि के, उच्च कोटि के, इसमें तो रंग भेद उनमें किया जाता था। उच्च पदों के ऊपर अंग्रेजों की नियुक्ति, ये भी क्रांति का कारण था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, जो अंग्रेज लोग थे वो ईसाई धर्म का क्या करते थे? प्रचार प्रसार करते थे। ये भी क्रांति का कारण बन गया। आगे और क्या कारण है जिसको तात्कालीन कारण हम कहते हैं, तो उसकी भी हम चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन राइफल की जगह एनफील्ड राइफल की शुरुआत कर दी। यानी कि कौन से राइफल की? एनफील्ड राइफल की शुरुआत की। पहले कौन सी राइफल थी? ब्राउन राइफल थी, उसकी जगह एनफील्ड राइफल शुरुआत की गई। इसमें गाय व सुअरों की चर्बीदार कारतूसों का उपयोग होता था। किसका? गाय और सुअरों की चर्बीदार कारतूसों का क्या होता था? उपयोग। इसमें कारतूस को लगाने से पहले दांत से चर्बी का खोल उतारना पड़ता था। यानी कि जो कारतूस लगाना होता था तो उसको पहले दांत से उसकी जो चर्बी थी कारतूस की, ठीक है, जिसमें गाय और सूअरों की चर्बी थी, उसको दांतों से उतारना पड़ता था। यही तात्कालीन कारण था। फिर क्या हुआ? 28 फरवरी 1857 को बुरहानपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने
इस मामले पर बगावत करने की कोशिश की, परंतु इसे भंग कर दिया गया। यानी कि कब? 28 फरवरी 1857 को 19वीं बुरहानपुर की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने इस मामले पर बगावत करने की कोशिश की, परंतु इसे क्या कर दिया गया? इसे भंग कर दिया गया। फिर क्या हुआ उसके बारे में हम बात करें यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, क्रांति की शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई। 29 मार्च, यानी कि 28 मार्च को उसको भंग कर दिया। अब 29 मार्च की बात हो रही है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो पश्चिम बंगाल के 34वीं रेजिमेंट सिपाही मंगल पांडे ने, यानी कि 34वीं रेजिमेंट जो थी, कब? 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, उसमें 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने, किसने? मंगल पांडे ने। आपको पहले बता दिया था कि मंगल पांडे, उसको फांसी दी गई। सबसे पहला यही था शहीद, ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। किसने सबसे पहले मना किया? मंगल पांडे ने। तथा अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व ह्यूसन की हत्या कर दी। और इसी कारण से मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। फिर क्या हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत की। क्या कर दी? क्रांति की शुरुआत। देखिए दोस्तों, जो क्रांति की तिथि घोषित की गई थी कि इसी दिन क्रांति शुरू होगी, वो थी 31 मई। कितनी थी? 31 मई 1857। लेकिन जो क्रांति थी वो समय से पहले ही, सबसे पहले 10 मई 1857 को शुरू हो गई थी। तो ये इस क्रांति का मुख्य असफल होने का कारण रहा। जो डेट निर्धारित थी वो कितनी थी? 31 मई थी, लेकिन शुरू कब हो गई? 10 मई को। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आगे इसमें कि जो क्रांति है वो राजस्थान में कैसे उसकी शुरुआत हुई। ये पूरी डिटेल हमने जो चर्चा की है, ये मुख्य मुख्य बातें हमने की थी, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे अब आगे राजस्थान में क्रांति के कारण शुरुआत कैसे क्या हुई। तो देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो इसमें 1832 में विलियम बेंटिक ने राजस्थान में आकर एजीजी की शुरुआत की। एजीजी क्या है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। यानी कि एजीजी की यदि फुल फॉर्म पूछी जाए हमसे तो क्या कहेंगे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो 1832 में किसने? विलियम बेंटिक ने। राजस्थान में किसकी शुरुआत की? एजीजी की। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट। कौन था दोस्तों? मिस्टर लोकेट था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी यानी कि 32 में शुरुआत की, और पहला राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? लोकेट। लेकिन 1857 की क्रांति के समय अलग अलग बातें हैं। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। यदि प्रथम पूछा जाएगा राजस्थान का प्रथम एजीजी तो क्या था? मिस्टर लोकेट था। कौन थे? मिस्टर लोकेट। लेकिन क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब देखिए दोस्तों, इसमें आगे बात करें, एजीजी का मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में था। 1932 की जब हम बात करें तो 1932 में जो एजीजी का मुख्यालय था वो अजमेर था, लेकिन अंग्रेज़ों को गर्मी लगती थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने 1945 में, कब? 1945 में इसको चेंज कर दिया। तो शीतकालीन में तो अजमेर में होता था इनका मुख्यालय, और ग्रीष्मकालीन स्थिति में इनका कहाँ होता था? माउंट आबू। यदि सर्दियों में तो ये अजमेर आ जाते थे और गर्मियों में कहाँ चले जाते थे? माउंट आबू चले जाते थे। तो इस प्रकार से एजीजी का मुख्यालय कहाँ कहाँ था? अजमेर में और माउंट आबू में। लेकिन सबसे पहले यदि पूछा जाए तो कहाँ पर मिलेगा? हमें अजमेर के अंदर मिलेगा। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत की हम बात कर रहे थे, तो आगे देखिए क्या होगा इसमें। तो ये जो एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, इन्होंने अपना पीए नियुक्त कर लिया। क्या नियुक्त कर लिया? पीए, पॉलिटिकल एजेंट। तो वो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे राजस्थान के अंदर, उनके बारे में हम चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, एजीजी के अधीन पॉलिटिकल एजेंट यानी कि राजस्थान में कौन कौन थे। तो जयपुर का पॉलिटिकल पीए कौन था? मेजर ईडन था। उदयपुर का
पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स था। जोधपुर का पीए मैकमोसन था। भरतपुर का पीए मॉरिसन था। कोटा का पीए बर्टन था। जो एजीजी के अधीन थे, किसके अधीन थे? एजीजी के अधीन थे, जिनको पॉलिटिकल एजेंट कहा गया। जयपुर का मेजर ईडन था। उदयपुर का सावर्स था। जोधपुर का मैकमोसन, भरतपुर का मॉरिसन और कोटा का कौन था दोस्तों? बर्टन। आगे देखिए, क्रांति की शुरुआत, क्रांति के कारण हम पढ़ चुके हैं। अब शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन सी छावनियाँ थी राजस्थान के अंदर, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करें सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी राजस्थान के अंदर। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में कुल 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 छावनियाँ। इनमें सभी भारतीय सैनिक थे। जो 6 छावनी थी राजस्थान के अंदर, उनमें जो सैनिक थे वो सभी भारतीय थे। कौन कौन सी छावनी थी? एरनपुरा जो पाली में, ब्यावर अजमेर में, देवली टोंक में, खेरवाड़ा उदयपुर में, नसीराबाद अजमेर में और नीमच कहाँ पर? एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसको याद करने की ट्रिक है। अब देखें नानी, ए से एरनपुरा हो गई, बै से ब्यावर, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा, ना से नसीराबाद और नी से नीमच। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हम याद कर सकते हैं। तो कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान के अंदर। इनमें सभी कौन थे? भारतीय सैनिक थे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नोट करेंगे बात। खेरवाड़ा उदयपुर, जो उदयपुर में थी छावनी, ब्यावर जो अजमेर में थी, इन छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। यानी कि पूछा जाए कि वे कौन सी सैनिक छावनियाँ थी जिसने 1857 की क्रांति, कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति में हिस्सा या भाग नहीं लिया। तो कौन कौन सी थी? खेरवाड़ा जो उदयपुर में थी, ब्यावर अजमेर में थी, इन्होंने क्रांति में कोई हिस्सा नहीं लिया। फिर इसमें पूछा गया कि एरनपुरा के क्रांतिकारियों का नारा क्या था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एरनपुरा के क्रांतिकारियों का नारा क्या था, तो क्या था इनका नारा? मारो फिरंगी दिल्ली चलो। ये एरनपुरा के क्रांतियों का नारा था। क्या था? मारो फिरंगी दिल्ली चलो। आगे हम बात करें दोस्तों कि सैनिक छावनियाँ हमने बात की। अब कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी, किस में कौन सी कहाँ से शुरुआत हुई, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं इसी वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को कंप्लीट देखें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें नसीराबाद छावनी, यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। अजमेर राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का केंद्र था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी खजाना एवं संपत्ति थी। और उस समय जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने, उनको डर था कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री को नसीराबाद भेज दिया कि यहाँ से क्रांति ना कर सकें। यानी कि इनको नसीराबाद भेजा, क्यों? क्योंकि उनको डर था कि यहाँ से ये क्रांति न कर दें। क्यों? इसका कारण आपको पता है कि यहाँ पर गोला बारूद, सरकारी खजाना, संपत्ति सब कुछ था। तो उनको डर था कि यदि यहाँ पर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, समस्या हो जाएगी। तो क्या हुआ? 28 मई 1857 को 15वीं NI रेजिमेंट के सैनिकों ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में दोस्तों? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत कर दी। तो यहीं से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई। तो सबसे पहली कौन सी छावनी थी जिसमें क्रांति की शुरुआत हुई? राजस्थान में नसीराबाद छावनी। कब हुई? 28 मई 1857 को। किसके द्वारा? 15वीं NI रेजिमेंट के सैनिकों ने की। और किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत कर दी। इस क्रांति में सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड व कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? मेजर स्पॉटिसवुड व कर्नल न्यूबरी की। और क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। फिर दिल्ली की ओर रवाना हुए वो, यानी कि अधिकारी कौन कौन? स्पॉटिसवुड व कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी और क्रांतिकारी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। अब आगे क्या हुआ नीमच छावनी में, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, नीमच छावनी MP मध्य प्रदेश, यहाँ पर कर्नल एबोट सैनिकों को शपथ दिलाते हैं। कौन? कर्नल एबोट शपथ दिला रहे हैं सैनिकों को कि हमारा साथ देना है। वो उनको कह रहे हैं कि हमारा साथ देना।
तभी मोहम्मद अली बैग, कौन, मोहम्मद अली बैग बोलते हैं कि क्या तुमने अपनी शपथ का पालन किया। मोहम्मद अली बैग क्या कहते हैं, किसको, कर्नल अबोट को कहते हैं कि क्या तुमने अपनी शपथ का पालन किया। क्या अंग्रेजों ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प नहीं लिया। यानी कि वो कह रहा उनको, क्या तुमने अपनी शपथ का पालन किया, क्या अंग्रेजों ने अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प नहीं लिया। फिर क्या हुआ, 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बैग व हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ क्रांति की शुरुआत होती है। तो नीमच छावनी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर किसके नेतृत्व में, मोहम्मद अली बैग व हीरा सिंह के नेतृत्व में। कब शुरुआत होती है, 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। यहाँ से 40 अंग्रेज अधिकारी व उनका परिवार क्रांतिकारियों से बचते हुए डूंगला गांव पहुँचता है। यानी कि क्रांति कर दी, उसके बाद में 40 अंग्रेज अधिकारियों और उनका परिवार क्रांतिकारियों से बचते हुए डूंगला गांव पहुँचता है, जहाँ पर इन्हें रुंगानाम नामक किसान शरण देता है। तो कौन था किसान, का नाम क्या था, रुंगानाम, वो इनको क्या देता है, शरण देता है। आगे क्या हुआ देखते हैं दोस्तों। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट सावर्स, यानी कि नीमच छावनी की ही बात चल रही है, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स इनको मेवाड़ी सेना की सहायता से उदयपुर पहुंचाता है। कहाँ पहुंचा देता है, वो जो 40 अधिकारी थे जो अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ आए थे, उनको मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स इनको मेवाड़ी सेना की सहायता से उदयपुर पहुंचाता है। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें पिछोला झील में बने जगमंदिर महल में शरण दी। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, कौन, स्वरूप सिंह, इन्हें कहाँ पर, पिछोला झील में जो जगमंदिर महल है उसमें शरण देता है। कोटा बूंदी और मेवाड़ की सैनिक सहायता से कैप्टन सावर्स ने 6 जून को नीमच में विद्रोह का दमन कर दिया। यानी कि शुरू कब हुई, 3 जून को, कब हुई, 3 जून को, और दमन कब कर दिया, 6 जून को। किसकी सहायता से, कैप्टन सावर्स ने नीमच विद्रोह का किसकी सहायता से किया, कोटा और बूंदी मेवाड़ की सैनिक सहायता से। कोटा, बूंदी और मेवाड़ की जो सैनिक थे उनकी सहायता से कैप्टन सावर्स ने 6 जून को नीमच छावनी का क्या कर दिया, दमन कर दिया। मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह, याद रखें दोस्तों, स्वरूप सिंह राजस्थान का पहला शासक था। पहला शासक क्या था, पहला शासक जिसने क्रांति में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। तो पहला शासक पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति राजस्थान में, उसमें पहला शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया, तो मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह था। कौन था, मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया। अब हम आगे बात करेंगे एरनपुरा पाली का विद्रोह। तो देखिए दोस्तों, एरनपुरा पाली का विद्रोह या आउवा का विद्रोह भी इसे हम कहते हैं। क्या था, मारवाड़ में विद्रोह का प्रमुख व शक्तिशाली केंद्र आउवा का स्थान था। कहाँ पर, मारवाड़ में विद्रोह का प्रमुख व शक्तिशाली केंद्र आउवा का स्थान था। जोधपुर लीजियन के 90 सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू गए हुए थे। यानी कि जोधपुर लीजियन जो था उसके 90 सैनिक कहाँ गए थे, माउंट आबू गए हुए थे। तो फिर 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया एवं माउंट आबू में अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। तो हमला कहाँ किया, माउंट आबू में अंग्रेज सैनिकों पर। कब किया, 21 अगस्त 1857 को। यह विद्रोह शीतल प्रसाद, मोती खां तथा तिलक राम के नेतृत्व में हुआ। तो याद रखना दोस्तों, यह विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, शीतल प्रसाद, मोती खां तथा तिलक राम के नेतृत्व में हुआ। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये पहले मैंने बताया था कि एरनपुरा का जो नारा था वो क्या था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इस नारे के साथ ये दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं तथा रास्ते में आउवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में सैनिकों व जनता में विद्रोह किया। ठीक है, किसके नेतृत्व में, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में सैनिकों व जनता ने विद्रोह किया। क्या विद्रोह हुआ, आउवा का विद्रोह जिसको हम कहते हैं। तो देखिए उसमें क्या हुआ था। तो एरनपुरा पाली विद्रोह में
एजीजी लॉरेंस को यानी कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पता लगता है, तो उसने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह को क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए कहता है। यानी कि जो एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह को कहता है कि जो क्रांतिकारी जो विद्रोह कर रहे हैं उनको कुचलना है, यानी कि उनको दबाने के लिए किसको भेजता है, महाराजा तख्त सिंह को। तख्त सिंह अपने किलेदार ओनाड सिंह के नेतृत्व में सेना भेजता है। यानी कि फिर तख्त सिंह क्या करता है, तख्त सिंह किलेदार ओनाड सिंह के नेतृत्व में सेना भेजता है, जिसमें लेफ्टिनेंट हिथकोट भी शामिल था। कौन शामिल था, हिथकोट भी शामिल था। उसके बाद में आउवा का विद्रोह शुरू हुआ। क्या उसमें कौन विजेता रहा, चर्चा करें। तो देखिए, इसे हम बिथोड़ा का युद्ध भी कहते हैं। बिथोड़ा का जो युद्ध था वो 8 सितंबर 1857 को हुआ। कब हुआ दोस्तों, 8 सितंबर 1857 को, याद रखना कब हुआ, 8 सितंबर 1857 को हुआ। इसको क्या नाम दिया गया है, बिथोड़ा का युद्ध में। यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ, यह युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत तथा ओनाड सिंह व हिथकोट के बीच हुआ। ठाकुर कुशाल सिंह इस युद्ध में विजयी हो गए। कौन विजयी हो गए, ठाकुर कुशाल सिंह इस युद्ध में विजयी हो गए थे। तो यह युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत तथा ओनाड सिंह व हिथकोट के, यानी कि ये दोनों एक तरफ थे, इनकी सेना वगैरह, और इधर थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध में विजयी हो जाते हैं। आगे हम जो बिथोड़ा का युद्ध था, इसके बाद में चेलावास का युद्ध हुआ। तो बिथोड़ा के युद्ध की जो डेट है वो याद रखना दोस्तों, क्या है, 8 सितंबर 1857। अब हम चेलावास के युद्ध की बात करें तो देखिए दोस्तों, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। जो बिथोड़ा का युद्ध था वो था 8 सितंबर को। कब था, 8 सितंबर को। उसके 10 दिन बाद में ही कौन सा युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध हुआ। इसका उपनाम जो है वो है कालो व गोरो का युद्ध, यानी कि इसे कालो व गोरो का युद्ध भी कहते हैं। कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ, ठाकुर कुशाल सिंह प्लस क्रांतिकारी, ये तो एक तरफ थे। कौन कौन, ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारी, तथा दूसरी ओर थे जिनके बीच में ये युद्ध हुआ। ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारी एक सेना, और इधर थे अंग्रेज मैकमोसन और एजीजी। कौन थे, मैकमोसन और एजीजी थे। युद्ध में मैकमोसन मारा गया, यानी कि ये जो मैकमोसन था ये इस युद्ध में मारा गया, और क्रांतिकारियों ने मैकमोसन का सर काटकर आउवा के किले के बाहर लटका दिया। कहाँ लटका दिया, आउवा के किले के बाहर। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो चेलावास का युद्ध था वो कब हुआ, कितनी तारीख को हुआ। तो इसमें पता लग गया हमें 18 सितंबर। 8 सितंबर को हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, और उसके 10 दिन बाद में 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ, ठाकुर कुशाल सिंह प्लस क्रांतिकारी एक तरफ थे, और इधर थे अंग्रेज मैकमोसन और एजीजी, इनके बीच में हुआ। युद्ध में मैकमोसन मारा गया, और क्रांतिकारियों ने सर को काटकर मैकमोसन के सर को काटकर आउवा के किले के बाहर लटका दिया। जो एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो अजमेर भाग गया, यानी कि ये जब मर गया, इसको मार दिया, सर काट कर लटका दिया, तो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर की ओर भाग गया। इस घटना का पता जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को पता लगा, यानी कि किसको, लॉर्ड कैनिंग को पता लगा, तो उसने होम्स के नेतृत्व में आउवा में सेना भेजी। अब जब इसने सेना भेजी, तो फिर ठाकुर कुशाल सिंह को पता लगा कि हम विजयी नहीं हो सकते, तो उसने क्या किया, तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को विजय न होने की उम्मीद थी, उसको पता लगा कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए वह सलुम्बर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, सलुम्बर। और सलुम्बर में चंपावत ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को कोठारिया भीलवाड़ा का था कि रावत जोध सिंह ने शरण दी। तो यहाँ पर पूछा जाए कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को किसने शरण दी, तो कोठारिया भीलवाड़ा के रावत जोध सिंह ने शरण दी। तो उसके बाद में कर्नल होम्स सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले जाता है, यानी कि जब कुशाल सिंह चला जाता है, उसको रावत जोध सिंह ने शरण दी, तो उसके बाद में कर्नल होम्स सुगाली माता की मूर्ति कहाँ ले जाता है,
अजमेर ले जाता है। सुगाली माता जिन्हें 1857 की क्रांति की देवी कहा गया था। सुगाली माता कौन थी? जिन्हें 1857 की क्रांति की देवी कहा गया था। इनके 10 सिर और 54 हाथ थे। तो इसमें पूछा जा सकता है कि सुगाली माता कौन थी? तो 1857 की क्रांति की देवी थी और उसके 10 सिर थे और 54 हाथ, इन नाम से इनको जाना जाता है। वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति वागड़ संग्रहालय पाली में है, जो एक खंडित प्रतिमा के रूप में है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा कि क्रांति जो थी उसमें क्या था? सुगाली माता कौन थी? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को किसने शरण दी थी? वो कहाँ चला गया था? और होम्स सुगाली माता की मूर्ति कहाँ ले गया था? इसके बारे में हमें याद रखना है। इसके बाद में कोटा में विद्रोह क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके कब हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करें इसी में आगे। तो देखिए दोस्तों, कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 15, याद रखना है, अक्टूबर 1857 में। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 में हुआ। राजस्थान में सुनियोजित व सुनियंत्रित तरीके से कोटा में विद्रोह हुआ, यानी कि एक पहले से सुनियोजित था, सुनियंत्रित तरीके से विद्रोह हुआ। कोटा में विद्रोह राजकीय सेना, कौन सी सेना? राजकीय सेना तथा आम जनता ने किया। तो पूछ लिया जाए कि कोटा में विद्रोह किसने किया? तो राजकीय सेना तथा आम जनता ने विद्रोह किया। कोटा में विद्रोह मेहराब खां व जयदयाल के नेतृत्व में हुआ। ये मैन है इसमें दोस्तों कि किसके नेतृत्व में हुआ? मेहराब खां और जयदयाल के नेतृत्व में हुआ। कोटा के पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सर काटकर शहर में घुमाया जाता है। उसमें कौन था? मैकमोहन था। और कोटा में कौन? बर्टन का सर काटकर कहाँ? शहर में घुमाया जाता है। कोटा के महाराव राम सिंह को नज़रबंद कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं? नज़रबंद। किसको? राम सिंह को। बाद में करौली के महारावल मदन पाल ने अंग्रेजों का साथ दिया और कोटा के महाराव राम सिंह को भी छुड़वाया। अच्छा, राम सिंह को नज़रबंद क्यों किया? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। बाद में करौली का महारावल मदन पाल, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और राम सिंह को छुड़वा लिया। कोटा के महाराव राम सिंह को छुड़वा लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें मेन है, इसमें हमें याद रखनी है। इसके बाद में धौलपुर का युद्ध है, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, धौलपुर में विद्रोह, इसमें क्या मेन है? धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी, याद रखना, धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ क्रांतिकारी बाहर से आए थे। यानी कि जो क्रांतिकारी बाहर से आए थे वो कौन सी रियासत थी? धौलपुर। कौन सी थी? धौलपुर। तो ऐसा पूछा जा सकता है, जिसमें कौन कौन से क्रांतिकारी थे जो बाहर से आए थे? ग्वालियर, एमपी तथा बाहर की सेना ने आकर विद्रोह दबाया था। यानी कि धौलपुर में क्रांतिकारी कहाँ से आए? तो इसमें क्या लिखेंगे? ग्वालियर तथा बाहर की सेना ने आकर विद्रोह दबाया था, जिसमें कौन था? पटियाला और पंजाब। यानी कि धौलपुर है, उसमें बाहर की कौन से क्रांतिकारी आए? पटियाला और पंजाब से आए, जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र शासक, याद रखना दोस्तों, मेन चीज़ है, मेन लाइन है यहाँ पर। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र शासक जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर, यानी कि राजस्थान से बाहर गए, ठीक है, और अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की सहायता की। बाहर जाकर कहाँ पर? बाडलू, पंजाब में। कहाँ गए ये? राजस्थान से बाहर बाडलू, पंजाब में जाकर अंग्रेजों की सहायता करते हैं। और इससे खुश होकर के जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार इन्हें टिब्बी परगने, हनुमानगढ़ 41 किले दी। यानी कि ब्रिटिश सरकार इससे खुश हुई और खुश होने के बाद इनको टिब्बी परगने, हनुमानगढ़ में 41 किले दे दी। तो ये कौन था? महाराजा सरदार सिंह, जो राजस्थान से बाहर बाडलू, पंजाब में जाकर के अंग्रेजों की सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी छावनियाँ थी जिसके अंदर राजस्थान में अलग अलग स्थिति में, अलग अलग तिथियों के अंदर विद्रोह हुआ। और अलग अलग होने के कारण, क्योंकि जो डेट निर्धारित की गई थी वो 31 मई थी। क्या थी? 31 मई थी। लेकिन राजस्थान में शुरुआत हुई 28 मई को, राजस्थान में शुरुआत हुई 28 मई को